हेलो डियर स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने आप लोगों को जो केमिस्ट्री हम पढ़ा रहे थे उसके पार्ट 2 मैंने करा दिया है। आज हम लोग पार्ट 3 के बारे में देखेंगे। ठीक है, मैंने कार्बन चैप्टर तक मैंने लाकर छोड़ा था। अब हम लोग आगे कार्बन चैप्टर से जितने भी क्वेश्चंस आंसर आते हैं या कुछ ऑब्जेक्टिव भी यहाँ पे देखते हुए चलेंगे हम लोग। ठीक है ना, तो चलिए शुरू करते हैं। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, इसके आंसर क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव दोनों साथ साथ होंगे। और इसको अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं, अगर मन लगा के दिमाग को अस्थिर करके वीडियो देखते हैं तो जरूर आपको बहुत ज्यादा इससे बेनिफिट होगा। वरना अगर आप वीडियो लगा देते हैं और सो जाते हैं और ऐसे करके देखते हैं तो कुछ फायदा नहीं होगा उसका। ठीक है ना, जितना ऑनलाइन में फायदा है उतना ऑफलाइन में फायदा नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन में बहुत सारी चीजों को जो है ना 1 घंटा में करा दिया जाता है। अगर बच्चे मन से देखें तो उनका टाइम भी बचता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, एस्टर क्या होता है। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है कि एस्टर क्या है। अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए तो कहिएगा कि ऐसे यौगिक जिनमें अभिलक्षणीय ग्रुप COO होता है एस्टर कहलाता है। ठीक है, जिनमें ग्रुप क्या हो, COO हो, उन्हें क्या कहेंगे, एस्टर कहते हैं। बस यही याद रखना है। जिनमें ग्रुप COO होता है और दोनों तरफ बॉन्ड होता है, यहां भी बॉन्ड और यहां भी बॉन्ड जुड़ने वाला होता है, उन्हें क्या कहते हैं, एस्टर कहते हैं। तो याद रहेगा, जिनमें अभिलक्षणीय ग्रुप COO हो और दोनों तरफ जुड़ने वाला हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एस्टर कहते हैं। आगे बढ़ेंगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए हाइड्रोकार्बन C2H6, अच्छा हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं। मैंने आपको बताया था संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, 4 प्रकार के बताया था मैंने। जिसमें मैंने बताया था संतृप्त हाइड्रोकार्बन में आता है एल्केन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या आता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में आता है एल्केन, जिसका पूरा बॉन्ड क्या होता है, भरा होता है, चारों तरफ से एकल बॉन्ड द्वारा जुड़ा रहता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसका प्रथम सदस्य होता है मेथेन और एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n+2। यह संतृप्त हाइड्रोकार्बन का प्रथम समूह होता है। उसके बाद है एल्कीन, तो एल्कीन का फॉर्मूला होता है CnH2n। एल्कीन क्या होता है, CnH2n। ये है एल्केन, ये क्या है, एल्केन, और ये है एल्कीन। और एक होता है एल्काइन, CnH2n-2 को हम लोग कहते हैं एल्काइन। क्या कहते हैं, एल्काइन। और आपको बता दें कि एल्कीन और एल्काइन ये दोनों असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। क्या होते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। कौन, एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन का फॉर्मूला होता है CnH2n और एल्काइन का फॉर्मूला होता है CnH2n-2। एल्कीन का प्रथम सदस्य एथीन होता है। एल्कीन का प्रथम सदस्य कौन होता है, तो एथीन होता है। और एल्काइन का प्रथम सदस्य होता है एथाइन। एल्काइन का प्रथम सदस्य कौन होता है, एथाइन। तो आप जानते हैं। और मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। देखिए एक कार्बन है तो मेथ का मतलब मेथेन, 2 कार्बन रहेगा तो एथ का मतलब एथेन, एथीन कुछ भी हो सकता है। 3 गो कार्बन हो तो प्रोप कहते हैं, है ना, मेथ, एथ, प्रोप। 4 गो हो तो उसको ब्यूट कहते हैं, 5 हो तो पेंट कहते हैं। ये सब बातें मैं इसमें पूरा बताऊंगा, आप वीडियो में बने रहिए, आपको पूरा इसमें जानकारी हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए हाइड्रोकार्बन C2H6, C3H8 और C3H6, C2H2MCH में किसमें संकलन योगशील अभिक्रिया होती है।
संकलन योगशील अभिक्रिया किसमें होती है? तो यहां पे देखिए, केवल असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, देखिएगा ध्यान से, अगर आपको कितना हो ग्रुप दे दिया जाए, ये सब ग्रुप दे दिया जाए और ये सभी ग्रुप दे दिया जाए, बोर्ड पर ध्यान से देखिए लो, अगर कितना हो ग्रुप आपको दे दिया जाए, अगर आपसे पूछा जाए कि किसमें संकलन योगशील अभिक्रिया होती है, तो आप कहिएगा, देखिए केवल असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ही योगशील अभिक्रिया करते हैं। पॉइंट नंबर 1 नोट कीजिए, केवल असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ही योगशील अभिक्रिया करते हैं। अब बताइए, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन उसे कहेंगे जो CnH2n प्लस 2 के फॉर्मूला पर बैठ जाता हो, उसे सॉरी जो एल्कीन और एल्काइन हो, जो क्या हो, एल्कीन और एल्काइन हो, यानी CnH2n प्लस 2 के फॉर्मूला को जो बैठता है उसको छोड़कर बाकी सभी क्या होंगे, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होंगे। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, जिसमें एक द्विबंध और त्रिबंध द्वारा क्या होते हैं, वे सेटिस्फाइड होते हैं, यानी जिनमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है उन्हें हम कहते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिनमें एल्कीन और एल्काइन दो ही आते हैं। एल्केन हो गया संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एल्केन क्या होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, लेकिन एल्कीन और एल्काइन क्या होता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, अगर CnH2n प्लस 2 हो, इसको छोड़ देंगे, बाकी CnH2n और CnH2n माइनस 2 ये दोनों जिसमें होगा वह संकलन अभिक्रिया करेगा। तो देखिए, 2 दूना 4 आ 2 6, 2 दूना 4 आ 2 6, तो ये संकलन अभिक्रिया नहीं करेगा, क्योंकि ये है एल्केन। ये क्या है, एल्केन। आप लोग जानते हैं ना, एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n प्लस 2। तो देखिए C अगर यहाँ पे हम C2 रखते हैं और H 2 गुने 2 अब प्लस 2 करेंगे, तो देखिए C2H 2 दूना 4 6, C2H6, ये क्या है, एल्केन है। तो चूंकि ये एल्केन है तो यह क्या है, संतृप्त है, तो यह संकलन अभिक्रिया नहीं करेगा। कोई दिक्कत? तो यहाँ पे देखिएगा, C3 3 दूना 6 2 8, 3 दूना 6 2 8, ये भी नहीं करेगा, ये करेगा 3 दूना 6। ये क्या है आपका, असंतृप्त है। ये क्या है, असंतृप्त है। ये भी संतृप्त है, 3 दूना 6 2 8, दुगुना से दुगो अधिक होगा तो वह संतृप्त होता है, दुगुना से दुगो अधिक होगा तो संतृप्त होगा। तो ये संतृप्त, ये संतृप्त, ये असंतृप्त हो जाएगा। इसको कहेंगे हम लोग क्या, इसको कहेंगे एल्कीन। इसको क्या कहते हैं हम लोग, एल्कीन। एल्कीन का मतलब होता है दुगुना, यानी CnH2n। एल्कीन होता है दुगुना और एल्काइन होता है दुगुना से भी दुगो कम। एल्काइन क्या होता है, दुगुना से दुगो कम, समझ रहे ना। अच्छा, C2H2, ये देखो, ये क्या है, एल्काइन है। ये क्या है, एल्काइन है, क्या मतलब, असंतृप्त है, दुगुना से दुगो कम है कि नहीं है, 2 दूना 4 में से 2 घट गया, तो ये भी करेगा, ये भी करेगा। और CH4 वहां पे दिया हुआ है, यहाँ पे CH4 शायद दिया हुआ है क्या, तो यहाँ पे देखिए, इसलिए C2H6 C3 और C2H2 CH4 में से केवल C3H6 C2H2 ही योगशील अभिक्रिया करेंगे, यानी यह CH4 था। यह क्या था, CH4 था, वो दिखाई नहीं दे रहा था। तो आपको समझ में आया? एक बार और मैं रिकॉल कर देता हूं, ध्यान दीजिए, जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होंगे वही संकलन अभिक्रिया करेंगे। माइंड में नोट हो गया? तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में आप बताइए कि यह संतृप्त है ना बउआ, यह कौन हाइड्रोकार्बन है, यह संतृप्त है ना। क्यों संतृप्त है, बोलिए जल्दी। क्योंकि दुगुना से 2 अधिक है। यह भी संतृप्त है, दुगुना से 2 अधिक है। ये असंतृप्त है क्योंकि दुगुना है, और ये असंतृप्त है क्योंकि दुगुना से 2 कम है। अब बाकी ये CH4 है तो ये तो संतृप्त है। तो मात्र आपका ये दोनों ही क्या करेंगे, संकलन अभिक्रिया करेंगे। पॉइंट नोट कीजिए, आगे हम बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा लोग,
कह रहा है कि CH3OH ये एल्कोहल ग्रुप है ना, CH3OH क्या है, एल्कोहल ग्रुप है। क्योंकि कार्बन यहाँ पे एक है, कार्बन कितना है, एक है, तो ये देखो, तो इसको हम लोग कहेंगे कार्बन। अच्छा ठीक, फ्लाइट मोड में डाल दो, कोई स्टार्ट मोड करो, स्टार्ट कीजिए। देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये देखो HCO, यहाँ पे इसको इतना आगे हम नहीं जाएंगे, यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग करते जाएंगे। देखो ध्यान से, यहाँ पे देखिएगा लोग, CH3OH का अगला सजातीय ग्रुप, क्योंकि कार्बन यहाँ पे एक है, कार्बन कितना है, एक है, तो इससे एक अगला क्या होगा, C2H, यहाँ पे 3 है तो क्या हो जाएगा 5, और यहाँ पे क्या हो जाएगा OH, तो 2 नंबर हो जाएगा। क्योंकि ये 2 है तो मेथेनॉल बोलेंगे इसको, ये है एथेनॉल, ये क्या है एथेनॉल, और इसको बोलेंगे, ये हो जाएगा, ये 2 है तो एथेनॉल हो जाएगा, और ये क्या है मेथेनॉल है। समझ आ गया ना, तो दूसरा ग्रुप ये हो जाएगा। और तीसरा ग्रुप का है तो यहाँ पे C3 हो जाएगा, H क्या हो जाएगा 7, 3 दूना 6 एक साथ, और OH ये तीसरा हो जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है कि CH3OH का अगला सजातीय ग्रुप, सजातीय मतलब उसी ग्रुप का, तो मान लो कि यहाँ पे कार्बन एक था तो यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 2 को कर देते, यहाँ पे 5 को कर देंगे, और OH, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन, एथेनोइक अम्ल के 3 उपयोग लिखना है। एथेनोइक अम्ल कहां पे पाया जाता है आपका, देखिए चींटी के डंक में मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है, चींटी के डंक में क्या पाया जाता है, मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। और ये COOH ये ओइक में जुड़ते चले जाते हैं, ये इनका फॉस्फोरस ग्रुप है COOH। चलिए, एथेनोइक अम्ल का उपयोग कहां पे होता है, तो एथेनोइक अम्ल रंग में, रेयन में, प्लास्टिक में, रबड़ में और रेशम उद्योग में प्रयुक्त किए जाते हैं। रेशम उद्योग में प्रयुक्त किए जाते हैं, कहाँ प्रयुक्त किए जाते हैं, रेशम उद्योग में प्रयुक्त किए जाते हैं। यहाँ पे एथेनोइक अम्ल रंग बनाने में, रेयन बनाने में, प्लास्टिक, रबड़ और रेशम उद्योग में प्रयुक्त किए जाते हैं। एक नंबर यह कौन, एथेनोइक अम्ल कहाँ का उपयोग किया जाता है, रंग बनाने में, रेयन बनाने में, प्लास्टिक, रबड़ और रेशम उद्योगों में प्रयुक्त किए जाते हैं। इसे सिरका तथा अचार के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। एथेनोइक अम्ल का कहां पे उपयोग में लाया जाता है, सिरका तथा अचार के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। इससे सफेदा बनाने में प्रयुक्त किया जाता है, इसे सफेदा बनाने में प्रयुक्त किया जाता है। बस इसको आप याद रखिएगा, पॉइंट अगर आ जाएगा एग्जाम में तो। एक नंबर ये देख लेते हैं, निम्नलिखित को संकलात्मक और संघटनात्मक पॉलीमर में वर्गीकृत कीजिए। तो चलिए यहां पे देखिए, पॉलीप्रोपीन, पॉलीप्रोपीन, पॉलीप्रोपीन आपका क्या हो जाएगा, ये है संकलन पॉलीमर। पॉलीप्रोपीन क्या है, संकलन पॉलीमर है। उसके बाद से पॉलिस्टर, तो संगठनात्मक पॉलीमर है। क्वेश्चन कहेगा कि पॉलिस्टर क्या है, तो कहिएगा संगठनात्मक पॉलीमर है। बताइए पॉलीविनाइल क्लोराइड, तो कहिएगा संकलन पॉलीमर है। पॉलीविनाइल क्लोराइड क्या है, संकलन पॉलीमर है। और पॉलीएमाइड क्या हो जाएगा, संगठनात्मक, यानी पॉलीमर और पॉलीएमाइड क्या हो जाएगा, ये दोनों संगठनात्मक हो जाएगा। और पॉलीप्रोपीन और पॉलीविनाइल क्या हो जाएगा, संकलन पॉलीमर हो जाएगा। इसको आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा लोग, संकलन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो जैसे मैंने बताया है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के साथ होती है उसे क्या कहते हैं हम लोग, संकलन अभिक्रिया कहते हैं। तो संकलन एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसी पदार्थ H2 या Cl2 से मिलकर केवल एक यौगिक उत्पन्न करता है। यानी संकलन अभिक्रिया में कोई भी पदार्थ असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से अभिक्रिया करेगा
कोई दिक्कत? H2 या Cl2 से मिलकर केवल एक यौगिक उत्पन्न करता है, उसे क्या कहते हैं? संकलन अभिक्रिया कहते हैं, याद रहेगा। चलिए, एस्टरों का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है तो मैंने बताया है। इसके पहले हम लोगों ने देखा है किसका प्रयोग, एथेनोइक अम्ल का, कि रंग में, उसके बाद से रेयन में, ये सब में बनाने में होता है। यहाँ पर हम देखेंगे एस्टर का उपयोग। तो एस्टर का उपयोग जितना भी ठंडा पेय पदार्थ, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं हम लोग, वहां पे इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? एस्टर का। आइसक्रीम, मिठाइयां तथा सौंदर्यवर्धक प्रसाधनों में किसका प्रयोग होता है? एस्टर का प्रयोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एल्केनोइक अम्ल के पहले दो सदस्यों के नाम एवं सूत्र लिखिए। एल्केनोइक, देखो नोइक का मतलब होता है COOH। नोइक का मतलब क्या होता है? COOH। नोइक का मतलब होता है COOH। उसको थोड़ा सा इधर कीजिए। नोइक का मतलब क्या होता है? COOH। वो हीटर को इधर घुमा दो। नोइक का मतलब क्या होता है? उधर से जाओ। नोइक का मतलब क्या होता है? COOH। तो कह रहा है नोइक अम्ल के पहले दो सदस्य, तो पहला सदस्य होता है मेथेनोइक और दूसरा सदस्य होता है एथेनोइक, याद रहेगा। नोइक अम्ल का, समझना ध्यान से, एल्केनोइक अम्ल के पहले दो सदस्य के नाम को कहेगा तो एल्केनोइक अम्ल के पहले दो सदस्य हो जाएगा मेथेनोइक अम्ल और एथेनोइक अम्ल। दो याद रखना है, मेथेनोइक अम्ल और एथेनोइक अम्ल। क्योंकि इसमें पहले से COOH है तो इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं मेथ और इसके आगे लगा देंगे H, तो इसको कहेंगे मेथेनोइक। देखिए इसमें पहले ही से C लगा हुआ है तो ये वो कार्बन है तो मेथ कहेंगे ना। ये वो कार्बन होगा तो मेथ और दो कार्बन होगा तो एथ। तो यहाँ पे एक कार्बन हो गया, यहाँ पे एक कार्बन, इसको कहेंगे एथ, तो ये हो जाएगा एथेनोइक अम्ल। पहचानना आसान है। एक कार्बन मेथ, दो कार्बन एथ, तो ये चूंकि COOH ओइक है तो ये हो जाएगा मेथेनोइक, और चूंकि एक एगो दो है और यहाँ पे COOH है तो एथेनोइक इसको बोलेंगे। ठीक है, चलिए, किण्वन क्या है? देखो किण्वन क्या है, तो इसी प्रक्रिया से अंगूर से शराब बनाया जाता है। सुनो, किण्वन प्रक्रिया के द्वारा अंगूर से क्या बनाया जाता है? शराब बनाया जाता है। तो किण्वन क्या है? किण्वन वह प्रक्रिया है जिसमें स्टार्च, स्टार्च का मतलब होता है कि एक प्रकार का, मतलब कि समझ जाइए कि पौधों में, पौधे अपना भोजन को स्टोर, मतलब कि संगठन करके रखते हैं, स्टार्च के रूप में रखते हैं। ठीक है ना। तो किण्वन वह प्रक्रिया है जिसमें स्टार्च के अणु एंजाइम की उपस्थिति में छोटे अणुओं में टूटकर एथाइल एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करते हैं। याद करो तो, किण्वन वह क्रिया है जिसमें स्टार्च के अणु, किण्वन वह प्रक्रिया है जिसमें स्टार्च के अणु एंजाइम की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? एंजाइम की उपस्थिति में छोटे अणुओं में टूटकर एथाइल एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करते हैं। तो किण्वन वह प्रक्रिया है जिसमें स्टार्च के अणु एंजाइम की सहायता, एंजाइम की उपस्थिति में टूटकर एथाइल एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? किण्वन कहते हैं। इसी प्रक्रिया के द्वारा अंगूर से शराब बनाया जाता है। ठीक है ना। चलिए, वसा अम्ल क्या है? ऐसे कार्बनिक अम्ल, वसा अम्ल क्या होता है? तो ऐसे कार्बनिक अम्ल जिनके अणु में 16 से अधिक कार्बन परमाणु मौजूद होते हैं उन्हें वसा अम्ल कहते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए लोग, वैसे कार्बनिक अम्ल जिनके अणु में 16 से अधिक कार्बन परमाणु मौजूद होते हैं उन्हें क्या कहेंगे? वसा अम्ल कहते हैं। ऐसे कार्बनिक अम्ल जिनके अणु में 16 से अधिक कार्बन परमाणु मौजूद होते हैं तथा ये ठोस हो, उन्हें क्या कहेंगे? वसा अम्ल कहते हैं। वसा अम्लों का उपयोग क्या क्या है? वसा अम्लों का उपयोग खाद्य पदार्थों के रूप में, जो भी हम खाते पीते हैं उसके रूप में, ठंडे पेय पदार्थों, माने जो भी ठंडे पेय पदार्थ लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, उसमें, औषधि या साबुन बनाने में प्रयोग होता है। साबुन में जानते हैं वसीय अम्ल का प्रयोग होता है, तो ये सब जगह किसका प्रयोग होता है? वसा अम्लों का प्रयोग होता है। कहां कहां? वसा अम्लों का उपयोग खाद्य पदार्थों के रूप में, ठंडे पेय, औषधि या साबुन बनाने में प्रयोग किया जाता है।
अरे ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन अगर आपसे कह देगा कि क्या कारण है कि कार्बनिक यौगिकों की संख्या अन्य सभी तत्वों यौगिकों की संख्या से अधिक है, तो कहिएगा कि चूंकि कार्बन एक ऐसा यौगिक है जिसके बातम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और वह उसको देना या लेना अच्छा नहीं समझता है। कार्बन इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है और कार्बन में आबंधन के गुण पाए जाते हैं, श्रृंखलन के गुण पाए जाते हैं। यही कारण है कि कार्बन की संख्या अन्य सभी तत्वों की संख्या से काफी ज्यादा अधिक होती है। बताए थे ना कि इसमें श्रृंखलन का गुण पाया जाता है ना, और चूंकि ये साझेदारी करके बॉन्ड बनाता है, यही कारण है इसका बहुत ज्यादा फ्लोअर्स है ना। गैसोहॉल से क्या समझते हैं, देखो ध्यान से, गैसोहॉल अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो कैसे करिएगा। अनाद्र एथिल एल्कोहल, अनाद्र का मतलब होता है सूखा हुआ, सूखा हुआ एथिल एल्कोहल तथा गैसोलीन पेट्रोल, गैसोलीन पेट्रोल के मिश्रण को शक्ति एल्कोहल कहते हैं। इसका प्रयोग स्वचालित वाहनों में पेट्रोल के स्थान पर ईंधन के रूप में किया जाता है। शक्ति एल्कोहल को, जिसमें लगभग 10% एथिल एल्कोहल होता है, गैसोहॉल कहते हैं इसको। ठीक है, यानी एक प्रकार का यह ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है गैसोहॉल। इसकी शक्ति जो होती है ये पेट्रोल से भी क्या होती है, थोड़ा सा ज्यादा होती है गैसोहॉल। आगे बढ़ते हैं। इथेनॉल का उपयोग ईंधन के रूप में करने से क्या लाभ एवं क्या हानि होती है। देखो, एथेनॉल एक स्वच्छ ईंधन है। एथेनॉल क्या है, एक स्वच्छ ईंधन है जो दहन के पश्चात, जो दहन के पश्चात केवल CO2 जल वाष्प बनाता है। समझना ध्यान से, एथेनॉल का उपयोग क्यों किया जाता है ईंधन के रूप में, क्या लाभ है, इसका लाभ देखिए। एथेनॉल एक स्वच्छ ईंधन है जो दहन के पश्चात केवल कार्बन डाइऑक्साइड तथा जलवाष्प बनाता है। इसके दहन से कम ऊर्जा उत्पन्न होती है। सबसे पहला लाभ है कि यह केवल कार्बन डाइऑक्साइड तथा जलवाष्प बनाता है, लेकिन यह थोड़ा सा कम ऊर्जा उत्पन्न करता है। ठीक है ना, लाभ यही है कि यह सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड तथा जलवाष्प बनाता है, और हानि यही है कि यह कम ऊर्जा देता है। ठीक है ना। चलिए, साबुन क्या है, तो बताए थे लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल या सोडियम, साबुन के अणु सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं जो लंबी श्रृंखला वाले कार्बोनिक अम्ल से बनते हैं। लंबी श्रृंखला वाले कार्बोनिक सोडियम और पोटेशियम लवणों को क्या कहा जाता है, साबुन कहा जाता है। लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवणों को क्या कहा जाता है, साबुन कहा जाता है। याद रहेगा, साबुन के अणु सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं जो लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल से बनते हैं। याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसको। बायोगैस क्या है, बायोगैस का मतलब गोबर गैस। बायोगैस का मतलब क्या होता है, नहीं बायोगैस अलग होता है, गोबर गैस इसी टाइप का होता है। बायोगैस मीथेन, बायोगैस क्या है, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन तथा हाइड्रोजन सल्फाइड का मिश्रण है। बताइए किसका किसका मिश्रण है, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन तथा H2S, H2S का मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड का मिश्रण है। इसमें 65% मीथेन होती है, इसमें 65% क्या होती है, मीथेन होती है। बताइए किससे किससे मिलकर बनता है, मीथेन, CO2, H2S और एक क्या है, हाइड्रोजन, और क्या है, हाइड्रोजन। ये चार चीजों से मिलकर कौन बनता है, बायोगैस मिलकर बनता है, जिसमें सबसे ज्यादा 65% क्या होता है, मीथेन होता है। तो बायोगैस क्या होती है, बायोगैस मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सल्फाइड का मिश्रण होता है। इसमें 65% से ज्यादा क्या होती है, मीथेन होती है। याद रहेगा। सुनो, यदि आप लिटमस पत्र से साबुन की जांच करें तो आपका परीक्षण क्या होगा, अरे वह क्या करेगा, क्षारीय है ना, क्षारीय है ना, तो क्या करेगा, BRB, तो लाल लिटमस पत्र को क्या कर देगा, नीला कर देगा। BRB, BRB पढ़े है ना, बेस, लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है, नीला कर देता है। यदि हम लिटमस पेपर से साबुन की जांच करें तो वह लाल लिटमस पत्र को क्या कर देगा, नीला कर देगा। यदि हम लिटमस पत्र से साबुन की जांच करें तो लाल लिटमस पत्र को क्या कर देगा, नीला कर देगा, क्योंकि साबुन क्या होता है, यह क्षारीय होता है। ठीक है। चलिए, क्या आप डिटर्जेंट का उपयोग कर बता सकते हैं कि कोई जल कठोर है या नहीं, बिल्कुल बता सकते हैं।
डिटर्जेंट का प्रयोग करके नहीं, डिटर्जेंट का प्रयोग करके नहीं बता सकते हैं हम। डिटर्जेंट का प्रयोग करके नहीं बता सकते हैं, क्योंकि डिटर्जेंट जो होता है वह मृदु जल में और कठोर जल में समान झाग बनाता है, ठीक है ना। साबुन का प्रयोग करके बता सकते हैं कि कोई जल कठोर है या मृदु। देखो, कठोर जल का मतलब होता है कि जो आसानी से झाग नहीं देता है, मृदु जल का मतलब होता है जो जिसमें आसानी से झाग दे देता है, ठीक है ना। तो जैसे कि हम साबुन लगा रहे हैं तो कोई कोई साबुन जल्दी फेना जाता है पानी में, तो वो इसका मतलब है कि वो मृदु जल है। और जिस पानी में साबुन जल्दी नहीं फैलाता है वो है कठोर जल। और चूंकि डिटर्जेंट का मतलब सरफ, सरफ को कैसों जल में फेना जाएगा, तो उसका उपयोग करके नहीं बता सकते हैं। तो यह कह रहा है नहीं, क्योंकि डिटर्जेंट कठोर जल के साथ झाग बनाता है, यह कठोर जल के साथ साबुन की तरह सफेद कल्चर तैयार नहीं करता है। आगे चलिए, इथेनॉल का क्षारीय KMnO, इसको KMnO4 को क्या कहेंगे? पोटेशियम पर मैग्नेट। MnO4 को क्या कहते हैं हम लोग? पर मैग्नेट। MnO4 को कहते हैं पर मैग्नेट, क्योंकि पोटेशियम है तो पोटेशियम पर मैग्नेट, Na होगा तो सोडियम पर मैग्नेट। MnO4 को कहते हैं पर मैग्नेट, ठीक है। तो इथेनॉल का क्षारीय KMnO के साथ अब ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कौन सा यौगिक का निर्माण करता है? तो C2H5+OH यह निर्माण करेगा CH3COOH, यानी एक और दो कार्बन है तो एथ है, तो इसको बोलेंगे एथेनोइक अम्ल तैयार करता है। क्या तैयार करता है? एथेनोइक अम्ल तैयार करता है। तो ये है एथेनॉल। इथेनॉल कहिए चाहे एथेनॉल कहिए, बात एक ही है। ये है इथेनॉल। ये क्या है? इथेनॉल। इथेनॉल जब मिलेगा KMnO4 के साथ तो बनाता है एथेनोइक अम्ल, याद रखिएगा लोग। इथेनॉल C2H5OH जब KMnO4 के साथ अभिक्रिया करेगा तो बनाएगा एथेनोइक अम्ल बनाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। इथेनॉल इथेनोइक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? तो अभी बताए हैं कि अब देखो, इथेनॉल इथेनोइक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? तो देखो, इथेनॉल एथेनोइक अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा। ध्यान दो यहाँ पे, ये है इथेनॉल एथेनोइक अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो ये बनाएगा 1 2 A2 4। बोलो तो 1 1 A2 A2 4, इसको कहेंगे प्रोपेनोइक अम्ल। क्या बनाएगा? प्रोपेनोइक अम्ल। तो प्रोपेनोइक अम्ल बनाएगा। सोडियम एसिटेट को सोडा लाइट के साथ गर्म करने पर क्या मिलेगा? ये सब क्वेश्चन आप लोगों को काम में नहीं है। निम्न प्रतिक्रिया मूलक मूलकों के नाम बताए। ये मैं जब इसको बताऊंगा तो करा दूंगा। मक्खन एवं खाना बनाने वाले तेल के बीच रासायनिक अंतर समझने के लिए भी इम्पोर्टेंट नहीं है। लोग विभिन्न प्रकार से कपड़े धोते हैं। हाँ, ये देख लो, थोड़ा सा एग्जाम में आ गया तो देख लेना। लोग विभिन्न प्रकार से कपड़े धोते हैं। सामान्यतः साबुन लगाने के बाद लोग कपड़े को पत्थर पर पटकते हैं, डंडे से पीटते हैं, ब्रश से रगड़ते हैं या वॉशिंग मशीन में कपड़ा रगड़े जाते हैं। कपड़ा साफ करने के लिए उसे रगड़ने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो देखिए, साबुन या डिटर्जेंट की लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के कारण ग्रीज या गंदगी कपड़े की सतह पर आकर झाग से मिल जाती है, झाग से मिल जाती है। इसके कारण जल का सतही तनाव कम हो जाता है, जल पर गंदगी की तह जम जाती है। इसे कपड़े से हटाने के लिए कपड़े को पत्थर पर पटकना पड़ता है, रगड़ना पड़ता है, वॉशिंग मशीन में रगड़ना पड़ता है, ठीक है ना। तो आंसर लिखेगा लो, साबुन या डिटर्जेंट की लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के कारण ग्रीज या गंदगी कपड़े की सतह पर आकर चिपक जाती है, यानी झाग आकर मिल जाता है। इसके कारण जल की सतही तनाव कम हो जाता है, जल पर गंदगी की तरह जम जाती है। इसे कपड़े को हटाने के लिए कपड़े को पीटना पड़ता है या रगड़ना पड़ता है, ठीक है। कार्बन एवं उसके यौगिक का अधिकतर उपयोग ईंधन के रूप में क्यों किया जाता है? देखो, कार्बन एवं उसके यौगिक, तो आप जानते हैं कार्बन और उसका जितना भी यौगिक है, जितने भी यौगिक हैं, कार्बन तो बहुत सारे यौगिक बनाता है, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, हेक्सेन, जो भी बनाता है, एथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल, ब्यूटेनोइक अम्ल, जो भी इसका यौगिक होता है। तो कार्बन और उसके यौगिकों का उपयोग ईंधन के रूप में क्यों किया जाता है? तो जब कार्बन और इसके यौगिकों को वायु या ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो अधिक मात्रा में ऊष्मा और प्रकाश की उत्पत्ति होती है। बस इतना ही याद रखिएगा।
कार्बन और उसके यौगिकों को जो जलाया जाता है तो अधिक मात्रा में प्रकाश और ऊर्जा निकलती है। यही कारण है कि इनका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। लिख लीजिएगा लोग, कार्बन और उसके यौगिक को जब जलाया जाता है तो अधिक मात्रा में क्या देते हैं, वो ऊष्मा देते हैं, अधिक मात्रा में प्रकाश देते हैं, अधिक मात्रा में ऊर्जा देते हैं। यही कारण है कि इनका उपयोग किया जाता है। ठीक है। हाइड्रोजनीकरण क्या है, इसका औद्योगिक उपयोग क्या है? हाइड्रोजनीकरण क्या है, देखिएगा ध्यान से। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का निकेल या पैलेडियम उत्प्रेरकों की उपस्थिति में हाइड्रोजन का मिलना और संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदलना हाइड्रोजनीकरण कहलाता है। यानी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का, अगर हम कोई भी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ले लेंगे और निकेल या पैलेडियम, ये उत्प्रेरक होते हैं। उत्प्रेरक का मतलब होता है वैसे पदार्थ जो अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं चाहे घटा देते हैं, उन्हें हम लोग उत्प्रेरक कहेंगे। ठीक है ना, उन्हें हम लोग उत्प्रेरक, जो अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं चाहे घटा देते हैं, उन्हें उत्प्रेरक कहते हैं। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को अगर हम निकेल या पैलेडियम उत्प्रेरक की सहायता से, है ना, अगर उसकी उपस्थिति में, है ना, हाइड्रोजन का मिलना, उसकी उपस्थिति में अगर हाइड्रोजन मिल रहा है और संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदल जा रहा है, सिंपल। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का निकेल या पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में, है ना, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदल जाना हाइड्रोजनीकरण कहलाता है। ठीक है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का उत्प्रेरक निकेल या पैलेडियम की उपस्थिति में संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदल जाना क्या कहलाता है? हाइड्रोजनीकरण कहलाता है। इसको आप लिख लीजिएगा। देखते जाइए लो फटाफट। ये नीचे क्वेश्चन नहीं था, नीचे क्वेश्चन नहीं था, कहाँ पे क्वेश्चन? यही क्वेश्चन हम लोग करा नहीं दिए हैं, तो उधर ना है। भाई एग्जाम्पल थोड़े है। ओ ये एग्जाम्पल है ना, चलिए। हाँ तो यहाँ पे देखिए लो। अब देखिए, विभिन्न प्रकार के हाइड्रोकार्बन के नाम उदाहरण सहित लिखिए। सुनो, तो विभिन्न प्रकार के हाइड्रोकार्बन के नाम उदाहरण सहित लिखिए। तो ये तो क्वेश्चन ऐसे विभिन्न प्रकार का मतलब बहुत ज्यादा हो जाएगा, लेकिन इसके अनुसार देखते हैं क्या कह रहा है। विभिन्न प्रकार के हाइड्रोकार्बन के नाम एवं उदाहरण इस प्रकार है: संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, दो ही तो दिया हुआ है। अभी दो को छोड़िए दिया, एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक, ये सब छोड़िए दिया। लेकिन ऐसे आप लोग याद रखिएगा, विभिन्न प्रकार के हाइड्रोकार्बन का नाम हो जाएगा संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त का प्रथम सदस्य होता है एल्केन और असंतृप्त का प्रथम सदस्य होता है एल्कीन और एल्काइन। क्योंकि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में सेटिस्फाइड होते हैं। ठीक है ना? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एल्केन CnH2n+2, एल्कीन CnH2n और एल्काइन CnH2n-2। चलिए इसको देख लेते हैं। निम्नलिखित यौगिकों का नामकरण आप कैसे करेंगे? एक वीडियो में सेपरेट बना दूंगा कि कैसे किसका नाम रखते हैं हाइड्रोकार्बन वाला। स्पेशली ये जल्दी जल्दी समझाने से नहीं होगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे आंसर क्वेश्चन कर रहे हैं। तो इसको जब तक आपको बेसिक चीज नहीं बताएंगे तब तक नहीं होगा। 5-10 मिनट का वीडियो होगा, कैसे किसका नाम रखते हैं देख लीजिएगा, आप लोग क्लियर हो जाएगा। हड़बड़ में पढ़िएगा तो आधा अधूरा ज्ञान मिलेगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ये भी हटाइए। अभिलक्षणीय ग्रुप से आप क्या समझते हैं? देख लीजिए एक लाइन में। अभिलक्षणीय ग्रुप एक या एक से अधिक परमाणुओं का वह समूह है जो किसी कार्बनिक यौगिक गुणों का निर्धारण करता है। अभिलक्षणीय ग्रुप का मतलब होता है एक ग्रुप में, जैसे कि अगर हम एल्कीन का ग्रुप लगा रहे हैं, जैसे कि एल्केन, तब मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, एक ग्रुप आ रहा है। अगर हम एल्कीन का आ रहे हैं तो मेथीन, एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन ऐसे करके आते हैं। अगर हम एल्काइन लाते हैं तो एथाइन, एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, तो ये सब अभिलक्षणीय ग्रुप कहलाता है। जिसमें सेम ग्रुप रहता है, सेम सूत्र पर वह बैठते चले जाते हैं, उन्हें कहते हैं अभिलक्षणीय ग्रुप। कोई दिक्कत? तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 31
निम्नलिखित यौगिक संरचना सूत्र, संरचना सूत्र लिखना है। सुनो, एथेनोइक अम्ल का संरचना सूत्र, ब्यूटेनॉन का संरचना सूत्र, ये सब संरचना सूत्र देख लीजिएगा आप लोग। ये सब संरचना सूत्र मैंने आप लोगों को बताया है, नहीं होगा तो एक बार एक सेपरेट वीडियो बना के इसको मैं बता दूंगा। ये संरचना सूत्र लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सब संरचना सूत्र है बउआ, सब ये सब क्या है, संरचना सूत्र है। ये सभी को मैं एक सेपरेट वीडियो बना के इसको डाल दूंगा, ठीक है ना। किण्वन क्या होता है, सुनो किण्वन क्या होता है, फिर वही क्वेश्चन आ गया, किण्वन क्या होता है। एथेनॉल की प्राप्ति में किण्वन का अनुप्रयोग किस प्रकार होता है, तो बताए हैं सूक्ष्मजीवों की उपस्थिति में, सूक्ष्मजीवों की उपस्थिति में कई कार्बनिक यौगिक एवं नए यौगिकों में बदल दिए जाते हैं, इस प्रक्रम को किण्वन कहते हैं। आप जानते हैं अंगूर से शराब किण्वन विधि द्वारा ही बनाया जाता है। तो सूक्ष्मजीव की उपस्थिति में, बहुत सारे बैक्टीरिया की उपस्थिति में कई कार्बनिक यौगिक नए में बदल जाते हैं। देखिए सूक्ष्मजीव की उपस्थिति में कई कार्बनिक यौगिक नए यौगिकों में बदल जाते हैं, इस प्रक्रम को क्या कहते हैं, किण्वन कहते हैं। तथा जिस सूक्ष्मजीव की उपस्थिति में किण्वन क्रिया होती है उसे कीड़ों कहते हैं। गन्ने के रस में से एथिल एल्कोहल का निर्माण कीड़ों का बेंजोई उदाहरण है, ठीक है ना। तो किण्वन क्या होता है, तो सूक्ष्मजीवों की उपस्थिति में कई कार्बनिक यौगिक जो होता है नए यौगिकों में क्या होते हैं, बदल जाते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं, किण्वन के नाम से जानते हैं। उधर भी है क्या, नहीं है ना। चलिए हम लोग देखते हैं, सल्फर के 8 परमाणु से बने सल्फर के अणु की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होगी। यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, दिया हुआ है यहाँ पे, हाँ देखो यहाँ पे कह रहा है सल्फर के 8 परमाणुओं से बने सल्फर के अणु की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होगी। संकेत, सल्फर के 8 परमाणु एक अंगूठी के रूप में आपस में जुड़े रहते हैं। तो सल्फर का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 16 होता है। कितना होता है, 16 होता है। 2 8 2 2 6 16। तो देखिए यहाँ पे कैसे बनाएगा, देखिए ये ऐसे बनाता है ना। यह सल्फर के बारे में मैंने बताया था, सल्फर कैसे अपना इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाते हैं। तो ये इस प्रकार आपस में क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं। सब क्वेश्चन नहीं आएगा, सब कौन क्वेश्चन नहीं आने वाला है। ये क्वेश्चन ठीक है, ये क्वेश्चन ठीक है, इसको आप लोगों को याद रखना है। जो क्वेश्चन मैं इंपॉर्टेंट बता दे रहा हूं इतना ही करके जाइएगा, इससे ज्यादा आप लोगों को जरूरत भी नहीं है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन समझिएगा, हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, तो हाइड्रोजन और कार्बन के मिश्रण को क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोजन और कार्बन के मिश्रण को क्या कहेंगे, हाइड्रोकार्बन कहेंगे। हाइड्रोकार्बन 4 प्रकार के होते हैं, संतृप्त, असंतृप्त, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक, याद रहेगा। चलिए, वे कार्बनिक यौगिक जिनमें सिर्फ कार्बन तथा हाइड्रोजन हो हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। मीथेन का सूत्र CH4 होता है, इसमें 4 हाइड्रोजन परमाणु 1 कार्बन परमाणु से मिला हुआ है, ठीक है। तो ये देखिए, ये हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन कौन कौन, मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ये सब हाइड्रोकार्बन है। मेथीन, एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, ये सब क्या है, हाइड्रोकार्बन है, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन और कार्बन से मिले यौगिक को क्या कहते हैं हम लोग, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है, आप लोग जानते हैं, जानते हैं ना कि नहीं जानते हैं। अगला देखो, विकृत अल्कोहल से क्या तात्पर्य है, थोड़ा सा बता देते हैं हल्का सा। विकृत अल्कोहल से क्या तात्पर्य है, अल्कोहल को विकृत करने की क्या आवश्यकता है। विकृत अल्कोहल से आप क्या समझते हैं, देखो अल्कोहल एक अति आवश्यक औद्योगिक रासायनिक पदार्थ है। अल्कोहल एक बहुत ज्यादा मात्रा में उपयोग होने वाला क्या है, रासायनिक पदार्थ है। कौन, अल्कोहल। यह बहुत अच्छा विलायक है। विलायक का मतलब होता है यह बहुत ज्यादा घुलनशील होता है, मतलब कि पानी में घुल जाता है। विभिन्न उद्योगों में इसे रंग रोगन, बर्निश, इत्र, दवाइयां आदि बनाने में प्रयुक्त किया जाता है। चिकित्सक भी इसका खूब ज्यादा प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। इसमें बहुत सारे पदार्थ मतलब मिला दिया जाता है, इसीलिए इसको क्या क्या नाम देते हैं हम लोग, विकृत अल्कोहल के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत। साबुन और अपमार्जक में अंतर लिखना है।
साबुन सिर्फ मृदु जल में झाग बनाते हैं, अपमार्जक मृदु जल कठोर जल दोनों में झाग बना लेते हैं, है ना। यह प्रायः बायोडिग्रेडेबल होते हैं, कुछ बायोडिग्रेडेबल तथा कुछ नहीं भी होते हैं। अब बायोडिग्रेडेबल का मतलब क्या होता है? वैसे पदार्थ जो प्रकृति को हानि पहुंचाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं वो, और जो प्रकृति को कोई हानि नहीं पहुंचाते हो उन्हें कहते हैं बायोडिग्रेडेबल, ठीक है ना। जब कोई सामान लीजिएगा ना साबुन, तो लिखा रहता है बायोडिग्रेडेबल चाहे बायो अडिग्रेडेबल, है ना। तो कह रहा है कि यह मृदु जल में सफाई के लिए उपयुक्त है। यह मृदु जल तथा कठोर जल दोनों में सफाई करते हैं। कौन? अपमार्जक। इसमें निर्बल शोधन क्रिया होती है, इसमें प्रबल शोधन क्रिया होती है, यानी इसमें उतना ज्यादा शोधन की क्रिया नहीं होती है। साबुन में उतना ज्यादा वह साफ सफाई का काम नहीं करता है, यानी कहिएगा यह साफ सफाई का काम ठीक से नहीं करता है, लेकिन अपमार्जक साफ सफाई का काम ठीक से करता है। तो साबुन और अपमार्जक में यही अंतर है, लिख लीजिएगा लोग। चलिए ये सब क्वेश्चन इंपोर्टेंट नहीं है। समजातीय श्रेणी क्या है? ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। देखिए क्या है, 2015 में, 18 में, 19 में समय पूछा गया है, सजातीय श्रेणी किसे कहते हैं? तो सजातीय श्रेणी क्या होता है? एक समूह हो जिसका सूत्र समान होता हो, संरचना सूत्र अलग होता हो। समूह हो, है ना, जिसका एक जैसे कि एल्केन का ग्रुप हो तो एल्केन ही आ गया उसमें, एल्कीन का ग्रुप हो तो उसमें एल्कीन ही आ गया, एल्काइन का ग्रुप तो एल्काइन ही आता है, तो उसे हम लोग कहते हैं सजातीय श्रेणी के नाम से जानते हैं। समजातीय श्रेणी क्या है? देखो, यौगिकों की ऐसी श्रृंखला, यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन में स्थित हाइड्रोजन एक ही प्रकार के कार्यात्मक समूह प्रस्तापित करता है, उसे क्या कहते हैं? समजातीय या सजातीय श्रेणी के नाम से जानते हैं। यानी यौगिक की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का पर्यात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है, उसे समजातीय या सजातीय श्रेणी कहते हैं। इसके दो कार्बनिक सदस्यों के बीच में CH2 का अंतर होता है। कितना का अंतर होता है? दो कार्बनिक। अब कहिएगा सर कैसे? तो देखो, CH4 मेथेन और C2H6 क्या है? ये है मेथेन, ये क्या है? एथेन है। तो देखो इसमें का अंतर कितना है? इसके यहाँ पे एगो कार्बन घटा है और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना अंतर है? 2 का। तो CH2 का अंतर है कि नहीं है? तो इनके बीच का अंतर कितना होता है? CH2 का होता है। क्या कहलाते हैं? सजातीय श्रेणी कहलाते हैं। उधर भी था क्या? बयालीस, ये भी इंपोर्टेंट नहीं है। 42 पावर एल्कोहल क्या है? ये भी उतना इंपोर्टेंट नहीं है। पावर एल्कोहल एक लास्ट चैप्टर हम लोग देखेंगे। अब आ रहे हैं हम लोग तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, ये सबसे बढ़िया चैप्टर है। सुनो, क्वेश्चन आ जाएगा, ग्रेफाइट का उपयोग स्नेहक के रूप में या पेंसिल बनाने में क्यों किया जाता है? एक क्वेश्चन अगर पूछ दे तो क्या कीजिएगा? तो कहिएगा कि ग्रेफाइट की संरचना षटकोणीय होती है। ग्रेफाइट का संरचना षटकोणीय होता है और हीरे की संरचना क्या होती है? चतुष्फलकीय होती है, ठीक है ना। तो ग्रेफाइट की संरचना षटकोणीय जालक के रूप में होती है, जिसमें सतहों के बीच में कमजोर बल लगता है। इस कारण से सतहें परस्पर फिसलती रहती है। यहाँ पे कमजोर बल लगता है, इसी कारण सतहें फिसलती रहती है। इसी कारण ग्रेफाइट मुलायम होता है। सतहें चूंकि फिसलती रहती है, क्योंकि षटकोणीय बनाते हैं, उतने मजबूत बंधन नहीं होता है, तो ये फिसलते रहती है। यही कारण है ग्रेफाइट क्या होता है? मुलायम होता है, और इसका उपयोग स्नेहक की तरह किया जाता है। इसी कारण यह कागज पर काला निशान छोड़ता है, तो इसीलिए इसका उपयोग किसको क्या बनाने में होता है? पेंसिल बनाने में होता है। तो चलिए नेक्स्ट चैप्टर हम लोग चलते हैं तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण में। तो आप लोग जानते हैं तत्वों का वर्गीकरण क्यों किया गया? तत्वों का वर्गीकरण इसलिए किया गया क्योंकि उनको पढ़ने में क्या हो? आसानी हो, है ना। पुस्तकालय में बहुत सारी पुस्तक अगर रख दी जाए, तो अगर कोई पुस्तक निकालने के लिए कही जाए, अगर अरेंजमेंट तरीका से नहीं है तो हम उसको अच्छा तरीका से नहीं निकाल सकते हैं। अगर वही अरेंजमेंट तरीका से है तो हम उसको निकाल सकते हैं। सबसे पहले
तत्वों को वर्गीकरण करने का प्रयास किसने किया? तो डे ब्रायनर ने किया। सबसे पहले तत्वों को वर्गीकरण करने का प्रयास किसने किया? तो डे ब्रायनर ने किया। उन्होंने डे ब्रायनर ने त्रिक नियम दिया था, सोडियम पोटेशियम, है ना, ये माने उनका 3 गो त्रिक था। डे ब्रायनर का कितना त्रिक था? 3। डे ब्रायनर जितना दिन रहे अपने मात्र 3 त्रिक खोज पाए थे। डे ब्रायनर के बाद आए न्यूलैंड्स। न्यूलैंड्स ने कौन नियम दिया? अष्टक का सिद्धांत दिया कि 8वें तत्व का गुण, है ना, प्रथम तत्व का गुण 8वें तत्व से मिलता था। डे ब्रायनर, उसके बाद कौन? न्यूलैंड्स। न्यूलैंड्स के बाद आए आपका कौन? एक और वैज्ञानिक आते हैं जिसका नाम क्या था? जिनका नाम था मेंडलिफ। सबसे पहला आवर्त सारणी किसने बनाया था? तो मेंडलिफ ने बनाया था। और उसके बाद से मोसले। तो क्वेश्चन कहेगा सबसे पहले तत्वों को बांटने का प्रयास किसने किया? तो डे ब्रायनर। सबसे पहले आवर्त सारणी किसने बनाया? तो मेंडलिफ ने। और आज जो आवर्त सारणी पढ़ते हैं वो किसका आवर्त सारणी है? तो मोसले का आवर्त सारणी है, आपको याद रखना है, ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी। तो चलिए हम लोग इसके क्वेश्चन है उसको देखने वाले हैं। निष्क्रिय तत्व क्या होते हैं? निष्क्रिय तत्व ऐसे तत्व होते हैं जिनके वाहतम कक्ष पूर्णतः भरे हुए होते हैं, ठीक है। निष्क्रिय तत्व वैसे तत्व होते हैं जो जिनके वाहतम कक्ष पूर्णतः भरे हुए होते हैं, है ना, उन्हें क्या कहते हैं? निष्क्रिय तत्व कहते हैं। जैसे नियोन, नियोन आता है 10 नंबर पे, है ना, तो 2 8 10 वाहतम कक्ष फुल है उसका, तो उसको कहेंगे निष्क्रिय तत्व कहेंगे, ठीक है। तो चलिए समझ में आ गया? अरे निष्क्रिय तत्व क्या होता है? वैसा तत्व जिसके वाहतम कक्ष पूर्णतः क्या होते हैं? भरे हुए होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? निष्क्रिय तत्व कहते हैं। वो किसी से ना अभिक्रिया करते हैं, वो झगड़ालू होते ही नहीं है एक्चुअली में, ठीक है। सुनो, आवर्त सारणी का आधुनिक रूप क्या है? कुछ तथ्य बताएं जो वर्गीकरण के इस रूप में उचित संबंध रखते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु संख्या पर आधारित है। बोलिए तो, आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु संख्या पर आधारित है। यह इसका एक मेन पॉइंट है, यह इसका एक मेन पॉइंट है। तो देखिए, देखो, बोर ने ज्ञात तत्वों को परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में रखकर इस सारणी बनाई थी, जिसे सारणी का दीर्घ रूप या आधुनिक रूप कहते हैं। इस वर्गीकरण से उचित संबंध आवर्त सारणी का आधुनिक रूप परमाणु बोर कह रहा है, बोर नहीं होगा, मोसले होगा। बोर नहीं होगा, क्या होगा? मोसले होगा। अरे बोर ने थोड़ा दिया था आधुनिक आवर्त सारणी, मोसले ने दिया था। तो सुनो, आधुनिक आवर्त सारणी देख, एक नंबर कि यह परमाणु संख्या पर आधारित है। एक नंबर क्या है? परमाणु संख्या पर आधारित है। 2 नंबर, इस सारणी में तत्वों का वर्गीकरण उन्हें इलेक्ट्रॉनिकी रूप में आधारित करता है तथा समान गुण वाले तत्व एक समूह में रखे गए हैं। अब हम मेरी बात सुनो, ये छोड़ दो। आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु संख्या पे है, एक समूह में समान प्रकार के तत्व रखे गए हैं, यही आवर्त सारणी का मूल ग्रुप है, ठीक है ना। क्वेश्चन समझिएगा लो, एक क्वेश्चन, क्या डे ब्रायनर के त्रिक न्यूलैंड्स के औसत के स्तंभ में पाए जाते हैं? हाँ, डे ब्रायनर के त्रिक न्यूलैंड्स के औसत से पाए जाते हैं जी, बिल्कुल पाए जाते हैं, है ना, ठीक है। सोडियम पोटेशियम, लिथियम सोडियम पोटेशियम, यह किसमें देखा गया? यह न्यूलैंड के औसत में भी देखा गया था, देखा गया था ना। डे ब्रायनर का त्रिक न्यूलैंड के औसत में भी देखा गया। हाँ, तो क्वेश्चन आएगा कि क्या डे ब्रायनर के त्रिक न्यूलैंड के औसत में पाए जाते हैं? तो हाँ, पाए जाते हैं। लिथियम सोडियम पोटेशियम डे ब्रायनर के त्रिक है जो न्यूलैंड के औसत में पाए जाते हैं। बात खत्म करें? उधर नहीं है ना, नहीं है तो इधर आ जाओ। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, समझिएगा ध्यान से, जल्दी जल्दी देखते हैं फटाफट, बहुत मजा आएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के व्यवस्था का क्या आधार है? अरे आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का व्यवस्था का आधार क्या है? परमाणु संख्या है। क्या है? परमाणु संख्या है। क्वेश्चन समझ में आ गया? देखो, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का व्यवस्था का आधार क्या है? तो तत्वों का व्यवस्था का आधार है परमाणु संख्या। उसके बाद कह रहा है कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों का गुण किस तरह बदल जाता है? बाएं से दाएं जाने पर क्या होगा, दाएं से बाएं जाने, ऊपर से नीचे जाने पर क्या होगा, ये सभी चीजें मैं बता भी दूंगा, अभी भी बता दे रहा हूं। देखो,
आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्था परमाणु क्रमांक पर आधारित है। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं तरफ जाने तत्वों का धात्विक या वैद्युत गुण घटता जाता है। यानी आप अगर यह बाएं है और दाएं जाइएगा तो क्या होगा, धात्विक गुण क्या होता है, घटते जाता है, धात्विक गुण घटते जाता है, उधर अधातु पाए जाते हैं, ठीक है ना। उधर क्या मिलते हैं, अधातु मिलते हैं। मैं पीरियडिक टेबल यहाँ पे लाके और एक दिन पीरियडिक को पढ़ा दूंगा, इससे आप पूर्णतः समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़े, सुनो, गैलियम के अतिरिक्त अब तक कौन कौन से तत्वों का पता चला है जिसके लिए मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में खाली स्थान छोड़ दिया था। सही है ना, मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में खाली स्थान छोड़ा था, तो बिल्कुल छोड़ा था। मेंडलीफ बोले थे कि आने वाले दिनों में अगर कोई वैज्ञानिक होंगे तो मेरे द्वारा छोड़े गए रिक्त स्थानों की क्या करेंगे, पूर्ति करेंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है गैलियम तो एगो मिला, लेकिन गैलियम के अलावा और कौन सा तत्व मिला जो मेंडलीफ ने छोड़ के गया था। तो आप कहिएगा कि सर जर्मेनियम तथा पोलोनोमियम वर्ग चौथा एक के तत्व है। इन दोनों तत्वों के लिए मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में खाली स्थान छोड़ दिया था। मेंडलीफ ने इनके गुणधर्म पहले से ही बता दिए थे, जब बाद में इन तत्वों की खोज हुई तो उनके गुणधर्म वही थे जो मेंडलीफ ने बताए थे। मेंडलीफ बहुत अच्छा था, इसने अच्छा बात किया, लेकिन न्यूलर्स क्या क्या बोला कि जितना तत्व है ना इतना ही रहेगा प्राकृतिक में, इससे ज्यादा नहीं होगा, एकदम भविष्यवाणी करके चला गया। मेंडलीफ अच्छे थे, इन्होंने कहा कि इसके आगे भी तत्वों का खोज होगा, कंटिन्यू रहेगा, है ना, और ये खाली स्थान छोड़ के गए थे, ठीक है ना। तो बताइए, लेकिन इनकी आवर्त सारणी में खड़े पंक्तियां कितनी थी, 8 थी, और पट पंक्तियों की संख्या 6 थी, ठीक है, याद रखिएगा, मेंडलीफ ने सब समझ दिए थे। तो बताइए गैलियम के अलावा कौन कौन था, जर्मेनियम और पोलोनोमियम। जर्मेनियम और पोलोनोमियम दो तत्व ऐसे थे जिनको छोड़कर वो गए थे, ठीक है। आगे बढ़े, तत्वों का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया आवर्त सारणी में तथा आवर्त क्या है। तत्वों का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है आवर्त सारणी में, वर्ग तथा आवर्त क्या है। कहिएगा तत्वों का आवर्त सारणी परमाणु संख्या पर किया गया है। तत्वों का आवर्त सारणी परमाणु संख्या पर किया गया है। आवर्त सारणी में वर्ग क्या है, तो वर्ग का मतलब क्या होता है, वर्ग का मतलब जो खड़ी लाइनें हैं उनको वर्ग कहते हैं, ग्रुप कहेंगे, और जो क्षैतिज रेखाएं हैं उनको हम लोग क्या कहेंगे, आवर्त कहेंगे, ठीक है ना। क्षैतिज लाइनों को क्या कहेंगे, आवर्त कहेंगे, और खड़ी लाइनों को क्या कहेंगे, वर्ग कहेंगे। क्षैतिज लाइनों को आवर्त, खड़ी लाइनों को वर्ग। लिथियम और सोडियम में किस आयन का आकार अधिक है, किसका आकार अधिक है। लिथियम और सोडियम में किस आयन का आकार अधिक है, देखिए ध्यान से। लिथियम आयन का अर्थव्यवस्था छोटा होगा, लिथियम का छोटा है, क्यों, क्योंकि लिथियम पहले आता है और सोडियम बाद में आता है, तो सोडियम थोड़ा सा क्या होगा, बढ़ जाएगा, उसका आकार बढ़ जाएगा। परमाणु और व्यवस्था वर्ग के नीचे की ओर बढ़ता है, नीचे जाने पर बढ़ता है, लेकिन दाएं से जाए जाने पर क्या होता है, चलिए इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या है समझिएगा ध्यान से। किसी विलगित गैसीय उदासीन परमाणु के बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन डालने पर जितनी ऊर्जा मुक्त होती है इसे इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। किसी विलगित का मतलब होता है कि जो हटने वाला होता है, विलगित गैसीय उदासीन परमाणु के बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन डालने पर जितनी ऊर्जा मुक्त होती है उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। इसे ई से निरूपित करते हैं, इसका SI मात्रक kg प्रति मोल होता है, kg प्रति मोल होता है, इसका SI मात्रक kg प्रति मोल होता है। धनायन का आकार परमाणु से कम क्यों होता है, देखिए हालांकि ये क्वेश्चन आने वाला नहीं है लेकिन बता देता हूं। धनायन को धन आयन भी कहते हैं, यह परमाणु द्वारा एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन खोने पर बनता है। जो परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं उन्हें धनायन कहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं उन्हें ऋणायन कहते हैं, ठीक है ना। कैटायन एन एनायन आप लोग पढ़े हुए हैं। इलेक्ट्रॉन खोने पर प्रायः सेलों की संख्या कम हो जाती है। इलेक्ट्रॉन खोइएगा आप, माने इलेक्ट्रॉन जब दीजिएगा आप तो आपके सेल कम हो जाएंगे,
आपके सेल क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, इसलिए धन आयन का आकार परमाणु के आकार से कम होता है। सही बात है ना? अरे भाई, धनायन का आकार परमाणु के आकार से कम होता है, क्योंकि धनायन कब कहलाइएगा, जब आप कुछ दीजिएगा, कोई इलेक्ट्रॉन त्यागिएगा, जब इलेक्ट्रॉन त्याग दिएगा आपका सेल का आकार क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। इसीलिए धनायन का आकार परमाणु के आकार से क्या होता है, कम होता है। सिंपल में समझ में आया? धनायन का आकार परमाणु के आकार से क्या होता है, छोटा होता है, क्योंकि कोई भी तत्व धनायन तब कहलाता है जब वह इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है। तो जब इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा तो उसका आकार क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। इसीलिए परमाणु से क्या होता है, छोटा होता है। ठीक, सुनो, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्था का आधार क्या है, बताओ लोगों। तत्वों की व्यवस्था का आधार है परमाणु संख्या। परमाणु संख्या, बार बार एक ही क्वेश्चन आ रहा है और एग्जाम में भी एक ही क्वेश्चन आएगा जो बच्चे करके नहीं आते हैं, छोड़ देते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का क्या है, परमाणु संख्या। मेंडलीव की आवर्त सारणी में किस प्रकार भिन्न है, मेंडलीव की आवर्त सारणी परमाणु द्रव्यमान पर आधारित थी। मेंडलीव की आवर्त सारणी किस पर थी, परमाणु द्रव्यमान पर थी, लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु संख्या पे है। बस यही लिखना है आप लोगों को। सुनिए, दूसरे आवर्त में सोडियम से क्लोरीन की ओर बढ़ने पर परमाणु की त्रिज्या क्यों घटती है। दूसरे आवर्त में सोडियम से क्लोरीन की ओर बढ़ने पर परमाणु की त्रिज्या क्यों घटती है। तो देखिएगा लोग, दूसरे आवर्त में सोडियम से क्लोरीन की ओर बढ़ने पर परमाणु त्रिज्या घटती है। ऐसा इसलिए होता है कि नाभिक पर आवेश बढ़ने के कारण नाभिक इलेक्ट्रॉनों की अपनी तरफ अधिक बल से आकर्षित करता है। क्या लिखिएगा लोग, दूसरे आवर्त में सोडियम से क्लोरीन की ओर बढ़ने पर परमाणु की त्रिज्या इसलिए घटती है, इसलिए होता है कि नाभिक पर आवेश बढ़ने से नाभिक पर जितना आवेश होगा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अधिक बल से आकर्षित करेगा। यही कारण है कि घटती जाती है। इधर है ना, नेक्स्ट। हाँ देखिएगा ध्यान से, समझिए। मेंडलीव की आवर्त सारणी की विसंगतियों को लिखें। मेंडलीव की आवर्त सारणी में क्या क्या दोष थे। हाइड्रोजन का स्थान तो निश्चित नहीं था, हाइड्रोजन का स्थान निश्चित था। देखिए, एक नंबर, हाइड्रोजन का स्थान नियत नहीं है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का स्थान नियत नहीं है। 2 नंबर, समस्थानी का स्थान नियत नहीं है। ना उन्होंने समस्थानी के बारे में बताया, ना उन्होंने हाइड्रोजन की स्थिति के बारे में बताया। किसने, मेंडलीव ने। कम परमाणु भार वाले तत्वों के बाद अधिक परमाणु भार वाले तत्वों को रखा गया है। देखो, जब सजा रहे थे ना, तो जहां पे कम परमाणु भार लिखना चाहिए वहां पे अधिक रख के चले गए, जहां पे अधिक रखना चाहिए था वहां पे कम रख के चले। कुछ कुछ कमी था, हल्का सा, लेकिन जानबे करते हैं थोड़ा सा कमी अगर होता है ना तो इंसान उसको और ज्यादा उद्गार कर देता है। समझ रहे ना, किसी से तो पहले हुआ नहीं, आई बेचारा उतना मेहनत करके कर दिए, तो फिर इसको क्या कहा गया, इन पर दोष लग गया। तो 1 नंबर क्या दोष था, हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं था। 2 नंबर समस्थानी के लिए कोई स्थान नहीं था। तीसरा कमी था कि कहीं कहीं यह देखा गया कि जहां पे कम परमाणु द्रव्यमान रखना है वहां पे अधिक परमाणु द्रव्यमान रख दिए, और जहां पे अधिक परमाणु द्रव्यमान रखना था वहां पे कम परमाणु द्रव्यमान रख दिए। ये सब उनकी कमी थी। मेंडलीव के आवर्त सारणी का उपयोग कर निम्नलिखित तत्वों के ऑक्साइड के सूत्र का अनुमान कीजिए। तो देखिए, पोटेशियम, कार्बन, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, बेरियम की ऑक्साइड बनाना है तो पोटेशियम चूंकि धातु है तो वह कैसे, किस प्रकार का ऑक्साइड बनाएगा, धातु है तो किस प्रकार का ऑक्साइड बनाएगा, इस सब के बारे में है। तो ये एक दिन आवर्त सारणी बताएंगे तो इसको कर देंगे, ऐसे नहीं समझ में आएगा। तत्व ए बी सी डे ब्रायनर के एक त्रिक के सदस्य हैं, उनके परमाणु द्रव्यमानों में क्या संबंध है। इनके परमाणु द्रव्यमानों में क्या संबंध होगा, इनके परमाणु द्रव्यमानों में यही संबंध होगा कि ए और सी का औसत बी के बराबर होगा। यानी ए और सी को जोड़ के ए और सी को जोड़ के 2 से भाग देंगे तो वह किसके बराबर होगा, बी के बराबर होगा। यही ना कहा था, ए और सी को जोड़ के 2 से भाग देंगे तो वह किसके बराबर होगा,
बी के बराबर होगा। तो कह रहा है कि मध्य के तत्व बी का परमाणु द्रव्यमान अन्य दो तत्व ए और सी के समानांतर माध्य के बराबर होना चाहिए। अपन मन से लिखिएगा कि तत्व ए बी सी डबल का त्रिक हो तो ए और बी को जोड़ के अगर 2 से भाग देंगे तो वह ए और सी को जोड़ के 2 से भाग देंगे तो वह बी के क्या होगा, बराबर होगा। यानी ए और सी का जो औसत होगा वह बी के क्या होगा, बराबर होगा। यही क्या है डेवलाइनर का ट्रिक कहता है। न्यूलैंड के औसत सिद्धांत के अनुसार दो समान तत्वों के बीच एक्स तत्व है तो एक्स का सही मान क्या होगा, समझिएगा ध्यान से। क्या कोई बात नहीं है। न्यूलैंड के औसत सिद्धांत के अनुसार दो समान तत्वों के बीच एक्स तत्व है, दो समान तत्वों के बीच एक्स तत्व है तो एक्स का सही मान क्या होगा, देखिएगा न्यूलैंड के औसत सिद्धांत के अनुसार दो तत्वों के बीच 6 तत्व हैं तो एक्स का मान कितना होगा, 6 होगा। दो तत्वों के बीच, दो समान तत्वों के बीच अगर 6 तत्व है तो एक्स का मान कितना होगा, 6 होगा। आगे बढ़ते हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थान थे, वे क्या प्रदर्शित करते थे। मेंडलीव की आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थान थे, यह प्रदर्शित करते हैं कि अभी ये तत्वों की उपलब्धता नहीं है लेकिन भविष्य में यह तत्व जरूर मौजूद होंगे। अगर कोई वैज्ञानिक इसको खोजेगा तो वो यहाँ पे इसको बिना आवर्त सारणी को छेड़छाड़ किए उसको क्या कर सकता है, भर सकता है। यही था। आवर्त सारणी क्या है, आवर्त सारणी का मतलब होता है तत्वों का विधिवत वर्गीकरण। आवर्त सारणी प्रस्तुत करती है तत्वों का विधिवत माने पूर्णतः विधि माने एक निश्चित क्रम के अनुसार विधिवत वर्गीकरण आधुनिक आवर्त सारणी कहलाता है। ठीक है ना, जिसमें एक ग्रुप में जो भी तत्व आएंगे उनके गुण क्या होते हैं, समान होते हैं। अन्य ग्रुप में जो तत्व आएंगे उनके गुण क्या होते हैं, समान होते हैं। यही क्या कहलाता है, आवर्त सारणी कहलाता है। समझ गया। सुनो, एक परमाणु का इलेक्ट्रॉन विन्यास 287 है। इस तत्व की परमाणु संख्या क्या हो जाएगी, इस तत्व की परमाणु संख्या हो जाएगी 8 2 10 10 7 17। इस तत्व की परमाणु संख्या हो जाएगी 17। इस तत्व की परमाणु संख्या कितनी हो जाएगी, 17। निम्न में से किस तत्व के स्थान पर इसकी रासायनिक समानता होगी। तो ये 17 में जो जो तत्व आते हैं या किसके, नाइट्रोजन, फास्फोरस और नाइट्रोजन, फ्लोरीन और फास्फोरस एवं आर्गन के यह क्या होगा, बराबर होगा। एक ग्रुप के तत्व की गुण क्या होते हैं, समान होते हैं। ठीक है, क्योंकि अन्य तत्वों को बातों से होता। नेक्स्ट है ये आवर्त सारणी में बोरॉन के स्तंभ में सभी तत्वों के कौन से गुणधर्म समान है। आवर्त सारणी में फ्लोरीन के स्तंभ के सभी तत्वों में कौन से गुण समान है। ये क्वेश्चन नहीं इंपॉर्टेंट है उतना, आगे आइए। तत्वों के गुण आवर्त, समझिएगा ध्यान से। अगर आपको क्वेश्चन कह दिया जाए कि तत्वों के गुण उनके परमाणु अंकों के आवर्त फलन है, इसका मतलब है कि परमाणु संख्या पे आवर्त सारणी बनाई गई है। तत्वों के गुण परमाणु अंक के आवर्त फलन है, इसका मतलब है कि तत्वों का गुण मतलब कि वह आवर्त सारणी परमाणु संख्या पर बनाई गई है। और तत्वों का गुण परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं, इसका मतलब है कि वह आवर्त सारणी परमाणु द्रव्यमान पर बनाई गई। तो तत्वों के गुण उनके परमाणु के आवर्त फलन होते हैं। यह आधुनिक आवर्त का नियम कहलाता है। यह किसका नियम कहलाएगा, आधुनिक आवर्त सारणी का नियम कहलाएगा। आवर्तता या आवर्त फलन, आवर्त फलन इसका मतलब ये कुछ नहीं, इसको करना है। वर्ग 1A के सदस्यों को क्षार धातु क्यों कहते हैं, सुनो। वर्ग 1A, अब आवर्त सारणी में बताऊंगा तो आपको बता सकता हूं, तब तक क्वेश्चन करा दे रहा हूं मैं। वर्ग 1A के सदस्य को क्षार धातु इसलिए कहते हैं, वास्तव में ये पानी के साथ संयोजित होकर धातु का हाइड्रो ऑक्साइड बनाते हैं। क्षार धातु इसलिए कहते हैं क्योंकि क्षार धातु के साथ मिलकर धातु का क्या बनाते हैं, हाइड्रो ऑक्साइड बनाते हैं। जब भी कोई धातु क्षार के साथ अभिक्रिया करती है तो वह धातु का क्या बनाती है, हाइड्रो ऑक्साइड बनाती है। तो वही कह रहा है कि धातु के हाइड्रो ऑक्साइड बनाती है, साथ ही हाइड्रोजन गैस देता है। तो वर्ग एक में जितने भी
तत्व आएंगे वो सभी क्षार इसलिए कहलाते हैं क्योंकि वह हम धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं और धातु का क्या बनाते हैं, हाइड्रो ऑक्साइड बनाते हैं। इसीलिए वर्ग एक के तत्वों को हम लोग क्या कहते हैं, क्षार धातुएं कहते हैं। तत्वों के वर्गीकरण के लिए मेंडलीव का आधार क्या है? तत्वों के वर्गीकरण के लिए मेंडलीव का आवर्त क्या है? परमाणु द्रव्यमान है। क्या है? परमाणु द्रव्यमान है। तत्वों के वर्गीकरण के लिए मेंडलीव के क्या आधार है? परमाणु द्रव्यमान है। तो क्वेश्चन समझिएगा, किसी तत्व में कोई एलिमेंट है, दो कोष पूर्ण है तथा दोनों इलेक्ट्रॉन से पूरित है। एक नंबर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दो और दो है, कुल 3 कोष है। अब समझिएगा, 2 कोष है तथा दोनों इलेक्ट्रॉन से पूरित है। तो दो कोई तत्व बताओ जिसमें 2 कोष है, तो क्या हो जाएगा? 2 और 8 10, 2 और 8 10। तो वह कौन तत्व है? सोडियम है। वह तत्व कौन सा है? हाँ, नियोन है ना। हाँ, तो वह नियोन हो जाएगा। ठीक है, वह तत्व कौन है? नियोन है। वह तत्व नियोन है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं जा अरे वह तत्व कौन है? नियोन है। वह कौन तत्व है? नियोन। नियो एन ई एन ई एन ई नियोन। वह तत्व क्या है? नियोन है। ध्यान दीजिएगा। तो कह रहा है कि उत्कृष्ट गैसों सभी सेल इलेक्ट्रॉन से भरे हुए होते हैं, इसलिए दिया गया तत्व एक उत्कृष्ट तत्व है क्योंकि इसमें 2 सेल पूर्णतः भरे हैं। क्या है? नियोन है। क्या है? नियोन है। वह तत्व क्या है? नियोन है। तो क्वेश्चन कहेगा कि किस तत्व में 2 कोष हैं और दोनों कोष पूर्णतः भरे हुए हैं। तो 2 कोष रहता है, एगो में 2 और दूसरा में 8। तो 2 कोष है, पहला में 2 और दूसरा में 8। तो यह कौन तत्व है? नियोन है ना, है एक। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 2 है। तो बताइए 2 8 2 8 10 10 2 12। तो 12 है तो मैग्नीशियम है ना। 12 तो क्या है? मैग्नीशियम है। कह रहे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 2 है, यानी यह तत्व कौन सा है? मैग्नीशियम है। यह तत्व कौन सा है? मैग्नीशियम है। कुल 3 कोष है तथा संयोजकता कोष में 4 इलेक्ट्रॉन है। 3 गो तत्व है, 2 8 10 10 4 14। 2 8 10 10 4 14। तो कह रहे कुल 3 कोष है तथा संयोजकता कोष में 4। तो 14 पे कौन कौन आता है? 14 पे अरे सोडियम मैग्नीशियम सोडियम मैग्नीशियम है ना। सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम है ना। हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम सिलिकॉन। कौन आता है? सिलिकॉन। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 10 का जोड़ा 12 होगा, जो इस तत्व की परमाणु संख्या इधर होगा। तीन में को इलेक्ट्रॉन 4 है, 2 8 10 4 का जोड़ा 14 होगा। यह तत्व कौन है? सिलिकॉन है। यह तत्व कौन है? सिलिकॉन है। तो इस तरह आप लोग खुद से बना लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। ये सब भरने वाला है, सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। समझिएगा। तत्वों के आवर्त वर्गीकरण के लिए परमाणु द्रव्यमान की अपेक्षा परमाणु संख्या को उत्तम आधार क्यों माना गया? बताइए, परमाणु संख्या के जगह पे परमाणु द्रव्यमान के जगह पे परमाणु संख्या को क्यों चुना गया? तो देखिए ध्यान से, तत्वों का परमाणु द्रव्यमान नाभिक के कारण होता है। तत्वों का परमाणु द्रव्यमान नाभिक के कारण होता है। नाभिक तत्वों के केंद्र में स्थित होता है। इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। सही बात है। नाभिक में क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, जिनका पुंज होता है। तत्व का नाभिक गुणों की व्याख्या नहीं करता है। तत्व का नाभिक गुणों की व्याख्या नहीं करता है। वास्तव में तत्वों के गुण इलेक्ट्रॉनिक वितरण परमाणु से संबंधित है। ज्यो ज्यो परमाणु संख्या बदलती रहती है, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉनिक वितरण भी बदलते रहता है। इसीलिए परमाणु संख्या बेस्ट होता है, परमाणु द्रव्यमान बेस्ट नहीं होता है। परमाणु संख्या को इसलिए ज्यादा दिया गया क्योंकि परमाणु द्रव्यमान से उतना सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाता है, उससे उतना आवर्त सारणी मतलब कि आवर्त सारणी में उतना
हेल्पफुल नहीं होता है, लेकिन परमाणु संख्या से आवर्त सारणी को पढ़ना समझना आसान हो जाता है, ठीक है ना। सुनो, आधुनिक आवर्त सारणी के पहले 10 तत्वों में कौन कौन से धातु हैं? तो 10 तत्व देखो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। इसमें से धातु कौन कौन है? लिथियम तथा बेरिलियम। इसमें दो ही धातु है, कौन कौन? लिथियम तथा बेरिलियम। निम्नलिखित की परमाणु संख्या तथा इलेक्ट्रॉनिक वितरण बताइए। तीसरी क्षारीय धातु, तीसरी क्षारीय धातु कौन है? पोटेशियम। तीसरी क्षारीय धातु क्या हो जाएगी? पोटेशियम। 2 8 10 10 8 18 18 1 19। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी इसका लिख दिए हम लोग। पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना आता है आप लोग को? 2 पहला कक्ष में 2 8 8 और 1 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। कह रहा है दूसरी क्षारीय धातु कौन हो जाएगा? मैग्नीशियम। दूसरी क्षारीय धातु मैग्नीशियम। तीसरी, पहली हैलोजन। हैलोजन का मतलब होता है 18वें समूह के तत्वों का हैलोजन कहते हैं। तो क्या हो जाएगा? फ्लोरीन। और इसका क्या हो जाएगा? 2 7 9। और उसके बाद दूसरी निष्क्रिय गैस। अरे निष्क्रिय गैस क्या हो जाएगी? पहले तो 1 नंबर में कौन होती है? हीलियम। और 2 नंबर पे कौन आती है? नियोन। कौन आता है 2 नंबर में? नियोन। 1 नंबर में हीलियम, 2 नंबर में नियोन, तो इसीलिए नियोन कर देते हैं। मेंडलीव के वर्गीकरण की क्या सीमाएं हैं? सीमाएं का मतलब होता है दोष। सीमाएं का मतलब क्या होता है? दोष। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्षार धातु से मिलता जुलता है। क्षार धातु की तरह हाइड्रोजन भी हैलोजन, ऑक्सीजन एवं सल्फर के साथ एक जैसे सूत्र वाले यौगिक तत्वों के आवर्त सारणी बनाते हैं। ये सब नहीं लिखना है, डायरेक्ट लिखिएगा लोग कि मेंडलीव के आवर्त सारणी की क्या सीमाएं हैं। तो कहिएगा कि मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी परमाणु द्रव्यमान पर दी थी, उसमें हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं था, समस्थानिक का स्थान निश्चित नहीं था। ये सब लिख दीजिएगा, तो इतना लिखने की जरूरत नहीं है। सुनो, डेबोराइनर के वर्गीकरण की क्या सीमाएं थी? डेबोराइनर के वर्गीकरण की सीमाएं थी कि मात्र उस समय तक 3 ही त्रिक ज्ञात कर पाए थे। मात्र उस समय तक कितने त्रिक ज्ञात कर पाए थे? मात्र 3 ही त्रिक ज्ञात कर पाए थे। डेबोराइनर के वर्गीकरण की सबसे बड़ी सीमा यह थी कि इस नियम के अनुसार उस समय उपस्थित पाए जाने वाले सारे तत्वों का वर्गीकरण नहीं हो सका। हो सका जी? नहीं हो सका। उदाहरण 3 तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा आर्सेनिक के रासायनिक गुणधर्म समान है, इसलिए इन्हें एक ही त्रिक का होना चाहिए। जबकि नाइट्रोजन परमाणु, ये सब नहीं लिखना है, सिंपल में लिखना है कि डेबोराइनर ने जिस समय तत्वों का पता लगाया था उस समय मात्र उन्होंने 3 ही त्रिक ज्ञात कर पाया, उससे ज्यादा त्रिक नियम वह नहीं खोज पाए। यह डेबोराइनर का त्रिक क्या था? सीमाएं था। यह डेबोराइनर का त्रिक क्या थी? सीमाएं थी। निम्नलिखित प्रत्येक में से कौन कौन सा आकार में बड़ा है? ये आकार में बड़ा छोटा ये सब बताना है, ये एक अलग टॉपिक है। यह सुनो, मेंडलीव की आवर्त सारणी तथा आधुनिक आवर्त सारणी की परिभाषा लिखिए। मेंडलीव की आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी की परिभाषा लिखिए। तो वही बतिया बार बार आया। मेंडलीव की आवर्त सारणी परमाणु द्रव्यमान पर थी, आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु संख्या पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ग में निम्नलिखित में से कौन से परिवर्तन होगा? परमाणु आकार, धात्विक गुण। देखो धात्विक गुण वर्ग में क्या होता है? बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण घटता जाता है और दाएं से बाएं आने पर धात्विक गुण क्या होता है? बढ़ता है। तो बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण क्या होता है? घटता है। और परमाणु आकार, तो देख लीजिए वर्ग में नीचे जाते हुए परमाणु के आकार में वृद्धि होती है। जब ऊपर से नीचे जाएंगे, अरे बोलो ना, जब वर्ग में हम लोग ऊपर से नीचे जाएंगे तो परमाणु आकार क्या होता है? बढ़ता है। और जब वर्ग में बाएं से दाएं जाएंगे तो धात्विक गुण क्या होता है? घटता है। इसको याद रखना है। वर्ग में नीचे जाते हुए धात्विक गुण में वृद्धि होती है, लेकिन नीचे जाएंगे धात्विक गुण क्या होगा? बढ़ेगा। लेकिन बाएं से दाएं जाने में धात्विक गुण क्या होगा? घटेगा। ठीक है। 8 8 8 8 18 32 इन अंतरालों को क्या कहते हैं? सुनो, एक वर्ग में तत्व निश्चित अंतराल में अलग किए गए हैं। इनकी परमाणु संख्या 8 8 18 18 32 है। 8 8 18 18 32 है। जानते हैं ये क्या है? 8 8 18 18 32 ये
इन अंतरालों को क्या कहते हैं, तत्वों के गुण पर इस निश्चित अंतरालों का क्या प्रभाव पड़ता है। देखो परमाणु संख्या 8 8 18 18 32 8 8 18 32 अंतराल में जादुई संख्याएं कहते हैं। लोग सोचते हैं कि परमाणु संख्या का यह अंतराल एक प्रकार का जादू है, पैदा करता है, परिणाम एक वर्ग के तत्व के यानी दो 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 ये समान गुण को प्रदर्शित करते हैं, परंतु वास्तव में ऐसा कोई जादू नहीं है। एक ही वर्ग में व्यवस्थित तत्वों को जो एक निश्चित अंतराल अलग होते हैं, संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है, ये सब यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट है ये लो, चलिए तो हम लोग आवर्त सारणी भी हम लोग देख लिए, ठीक है ना। यहां तक मैंने आप लोगों को केमिस्ट्री पार्ट 6 तक फाइनल करा दिया। एक दो बार तीन बार वीडियो देखिएगा और देख के एग्जाम में जाइएगा, बिल्कुल हेल्पफुल वीडियो होगा आप लोगों के लिए, ठीक है। और एक बार जरूर इस वीडियो को देख के और इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। जो क्वेश्चन इंपोर्टेंट थे मैंने उसको बताया है, जो इंपोर्टेंट नहीं है मैंने उसको जल्दी जल्दी फॉरवर्ड करके आगे बढ़ा दिया है। तो थैंक यू वेरी मच, ओके।